हेलो स्टूडेंट्स, साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी को स्टार्ट कर रखा था। उसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम के 2 क्वेश्चंस को देख लिए। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो एनसीईआरटी में डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद में दिए हुए। तो आज उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारे एग्जाम में हमें हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है द रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर्स आर प्राइमरी सेंसिटिव टू चेंज इन, कि जो रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर है वो किसके लिए सेंसिटिव है, प्राइमरीली पूछा है। तो ये प्राइमरी शब्द को हमें ध्यान में रखना है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन लेवल, सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, थर्ड है नाइट्रोजन लेवल एंड डी है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो ये ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, इसमें से हमें आंसर बताना है कि जो प्राइमरी कंट्रोल होगा, जो सेंसिटिव होगा रेस्पिरेटरी कंट्रोल, वो किसके लिए होगा। तो देखो कि हम देखें कि जो रेस्पिरेटरी कंट्रोल होता है वो होता कैसे है। अगर हम देखें रेगुलेशन देखें रेस्पिरेशन का, अगर हम एक टॉपिक देखें रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन का रेगुलेशन होगा कैसे। तो ये 2-3 चीज़ों से हो सकता है। देखो, सबसे पहले जो इसका सेंटर होगा ना रेस्पिरेशन को रेगुलेशन करने का, वो होगा मेडुला में, मेडुला ऑब्लांगेटा, जो कि हिंड ब्रेन का पार्ट है उसमें। इसमें जो होता है वो होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो क्या करेगा, रेगुलेट करेगा किसको, रेस्पिरेशन को। तो सबसे पहला सेंटर में कहाँ देखने को मिलेगा, मेडुला में, जो क्या होगा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो क्या करेगा कि रेगुलेशन करेगा रेस्पिरेशन को। एक सेकंड सेंटर और होता है, वो होता है पोन्स में। एक सेंटर में कहाँ देखने को मिलेगा, पोन्स में देखने को मिलेगा, जो होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्या होता है, न्यूमोटैक्सिक, इसे बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और ये क्या कर देता है, जो इंस्पायरेशन की जो रेंज होती है ना, या फिर मैं बोलूँ इंस्पायरेशन की जो ड्यूरेशन होती है, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, अगर इसको हम लिखें तो ऐसे लिख देते हैं डिक्रीज द, ये सेंटर करता क्या है, ये सेंटर करता है डिक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन की जो ड्यूरेशन है उसे क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। कौन सा सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर ब्रेन के कौन से पार्ट में होता है, तो उसका आंसर रहेगा पोन्स। और ये काम क्या करता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है, डिक्रीज करता है। वर्ड को ध्यान में रखना है, डिक्रीज, इंक्रीज ध्यान में नहीं रखना है, डिक्रीज करता है। ये डिक्रीज कर देता है किसको, इंस्पायरेशन की जो ड्यूरेशन है उसको क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। तो 2 सेंटर तो हमने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं एक थर्ड सेंटर। एक थर्ड सेंटर होता है, वो होता है कीमोसेंसिटिव सेंटर। ये जो कीमोसेंसिटिव सेंटर है, ये किसके लिए सेंसिटिव होता है, ये सेंसिटिव होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है उसके लिए सेंसिटिव होता है। और इसमें भी मेनली पूछे तो CO2 को प्राइमरी मानना है। प्राइमरी हाइड्रोजन और CO2 में से किसको मानेंगे, CO2 को मानेंगे। और ये इसका ऑक्सीजन का इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो ज़्यादा हो, कीमोसेंसिटिव सेंटर पे ऑक्सीजन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये सिर्फ जो सेंसिटिव होता है किसके लिए होता है, CO2 के लिए और हाइड्रोजन आयन के लिए। हाइड्रोजन और CO2 में भी किसके लिए, प्राइमरी CO2 के लिए। तो वही क्वेश्चन था हमारा। इसमें देखो किसने हमसे पूछा, क्या प्राइमरी पूछा है, इसमें हमसे प्राइमरी पूछे कि प्राइमरी किसके लिए सेंसिटिव होगा। तो प्राइमरी किसके लिए सेंसिटिव होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल के लिए, तो CO2 लेवल के लिए। इसमें ऑप्शन में हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी दी हुआ है, बट ऑप्शन में हमें प्राइमरी लगा के दी है। अगर ये प्राइमरी नहीं लगा के दिया तो हम कंफ्यूज होते हैं कि ऑप्शन नंबर बी होगा या डी होगा, बट इसमें प्राइमरी बोला तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में पता चला कि हमें जो रेगुलेशन है, इसका रेगुलेशन, रेस्पिरेशन का जो रेगुलेशन है वो पूरा अच्छे से पता होना चाहिए। जब ये टॉपिक क्लियर होगा तो हमसे क्वेश्चन बन जाएगा। ये एक क्वेश्चन ही बनाया और मैंने आपको 3 टाइप के रेगुलेशन समझाए, तो इसमें से कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप ये रेगुलेशन वाला टॉपिक अच्छे से कर लेते हो तो आपके जो सारे क्वेश्चन है वो सही होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, द टर्म हाइपोक्सिया रेफर्स टू, हाइपोक्सिया का मीनिंग क्या होता है। देखो 2 वर्ड होते हैं, कहीं पे लगा होता है हाइपो और कहीं पे लगा होता है हाइपर। ये 2 टर्म होते हैं। हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। ये तो हमें ध्यान ही रखना है। तो इसमें क्या लगा हुआ, हाइपो लगा हुआ ना, तो एक्सेस वाला तो काट दो ऑप्शन, क्योंकि हाइपो का मतलब ही क्या होता है, कम होता है। तो एक्सेस तो किसी की होगी नहीं, एक्सेस होता तो होता हाइपर, तो 2 ऑप्शन तो कम हो गए। और हाइपोक्सिया का मतलब होता है कि जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाए, डेफिशिएंस ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, तो उसे क्या बोलते हैं, हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। ये टर्म हमें ध्यान रखना है कि हाइपोक्सिया किसे बोलते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार क्या होता है इस टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सर्फेक्टेंट इन द लंग्स फंक्शन टू। देखो कि सर्फेक्टेंट होता है लंग्स के बीच में, वो क्या करता है। अगर हम इसको डायग्राम से समझे तो देखो क्या होता है। मान लो मैं आपको डायग्राम बना के समझा रही हूँ। ये मान लो हमारे लंग्स हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में क्या, ये हमारे लंग्स हैं। कुछ इस टाइप से होते हैं लंग्स। प्रॉपर डायग्राम नहीं बन रहा है। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना के दिखाया लंग्स का। और उसके लंग्स के बाहर क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम बोलते हैं प्लूरा। इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं। इसके अंदर क्या भरा रहता है, एक लिक्विड भरा रहता है, ठीक है, जो क्या करता है, ये जो लिक्विड होता है इसे हम बोलते हैं प्लूरा। PLURA आएगा, स्पेलिंग थोड़ी सी सही कर लेना, PLURA, प्लूरा, प्लूरा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है वो क्या करता है, ये करता है जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है। ये जो लिक्विड है वो फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है, जिससे कि क्या होती है कि जो हमारी लंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटेक्ट होते हैं। लंग्स को क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, इनको प्रोटेक्शन देता है, फ्रिक्शन को कम करता है। तो जो प्लूरल मेम्ब्रेन है, ये जो प्लूरा मेम्ब्रेन है उसके अंदर फ्लूइड भरा, जिसे हम प्लूरल फ्लूइड बोल देते हैं, प्लूरल फ्लूइड। जिस फ्लूइड का काम क्या है कि ये फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करता है, जिससे कि क्या हो कि हमारे लंग्स का प्रोटेक्शन हो, ये इसका काम होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा था। सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट का मतलब यहाँ पे यही है कि जो प्लूरल फ्लूइड है ना उसे सर्फेक्टेंट बोला गया, प्लूरल फ्लूइड को। तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहे हैं। ये क्या करेगा, मैंने बोला था फ्रिक्शन को कम करेगा, फ्रिक्शन को बढ़ाएगा नहीं, फ्रिक्शन को कम करेगा। इंक्रीज सरफेस टेंशन इन एल्वेलाई, नहीं, इंक्रीज तो नहीं करेगा। डिक्रीज सरफेस टेंशन इन एल्वेलाई, फैसिलिटेट म्यूकस प्रोडक्शन, म्यूकस प्रोडक्शन का काम प्लूरल फ्लूइड का नहीं होता, तो ये नहीं होगा। इनहैंस सिलियरी मूवमेंट, नहीं, सिलियरी मूवमेंट में तो क्या होंगे, सेल पे सीलिया लगे होंगे जो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो सर्फेक्टेंट का तो सिलियरी मूवमेंट में कोई काम नहीं, तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा सरफेस टेंशन को बोल दो या फिर फ्रिक्शन को बोल दो, कहाँ पे, एल्वेलाई में। इससे क्या होती है कि इससे क्या होगा कि जो हमारे लंग्स हैं उनका प्रोटेक्शन होगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से बनाए हुए हैं। अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद इन क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो आपको पता चलेगा कि हाँ कि एनसीईआरटी से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच स्ट्रक्चर सर्व एज ए कॉमन पाथवे फॉर बोथ एयर एंड फूड। कि इसमें पूछा है कि एयर एंड फूड दोनों के लिए कॉमन पाथवे कौन होते हैं। तो देखो अगर मैं आपको एक डायग्राम से समझाऊं कि मान लो कोई ह्यूमन है, ये उसकी आईज हो गई, ये उसकी नोज हो गई और ये उसका माउथ हो गया, ठीक है। ये आईज हो गई, ये नोज हो गया और ये माउथ हो गया। तो नोज से यहाँ से क्या आएगी, नेजल कैविटी आएगी। नोज से क्या आएगी, नेजल कैविटी। और जो माउथ है उसके अंदर क्या आएगी, बक्कल कैविटी आएगी। माउथ के अंदर क्या आएगी, बक्कल कैविटी आएगी। और ये जो दोनों हैं, नेजल कैविटी एंड बक्कल कैविटी, कॉमन पाथ में जाके खुलते हैं आगे, जहाँ पे ये दोनों जॉइंट हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं फेरिंग्स। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फेरिंग्स। तो जो यहाँ से नोज में से तो क्या आएगी, एयर आएगी, और बक्कल कैविटी में से क्या आ जाएगा, यहाँ पे अंदर फूड जाएगा। तो जब ये दोनों यहाँ पे जाके मिल जाएंगे, यहाँ पे इनका कॉमन पाथवे क्या होगा, फेरिंग्स होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि एयर एंड फूड के लिए कॉमन पाथवे क्या है, तो उसका आंसर जाएगा फेरिंग्स। तो देखो इसमें ऑप्शन दिए हुए लैरिंग्स। लैरिंग्स होता है वॉइस बॉक्स, जहाँ से वॉइस प्रोड्यूस होती है ना उसे बोलते हैं लैरिंग्स। तो ये तो वॉइस बॉक्स है। ट्रेकिया को बोलते हैं विंड पाइप, जहाँ से क्या जाती है, ओनली एयर जाती है, ये विंड पाइप हो गया। फेरिंग्स, यस फेरिंग्स क्या है, हमारा राइट आंसर है। ईसोफेगस को बोलते हैं हम फूड पाइप। फूड पाइप मतलब जहाँ से फूड जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा कि लैरिंग्स वॉइस बॉक्स हो गया, ट्रेकिया विंड पाइप है, और हमसे क्या पूछे, कॉमन पाथवे पूछे फूड एंड एयर का, तो वो क्या होगा, फेरिंग्स होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म वेंटिलेशन रेफर्स टू, कि जो वेंटिलेशन है वो किसे बोलते हैं। ये देखो ये टर्म वाले क्वेश्चन अब बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इन्हें हमें ध्यान रखना है कि वेंटिलेशन किसे बोलते हैं। और हमने पहले एक टर्म देखी थी, हाइपोक्सिया किसे बोलते हैं। हाइपोक्सिया का मीनिंग था कि जब ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, वेंटिलेशन किसे बोलते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन दिया है गैस एक्सचेंज इन द एल्वेलाई, सेकंड है ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन बाय टिश्यूज, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, एंड डी ऑप्शन दिया हुआ है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज इन द ब्लड। तो देखो जो ये फर्स्ट ऑप्शन है गैस एक्सचेंज इन द एल्वेलाई, इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन।
जब आप एनसीईआरटी पढ़ो तो उसमें 2-3 टर्म आएंगे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की अगर आपसे डेफिनेशन पूछे तो वही होती है कि गैस का एक्सचेंज हुआ किसके बीच में, एल्वियोलाई के बीच में। देखो जो ही हमारे लंग्स होते हैं, अगर मैं लंग्स बनाऊँ तो इसके अंदर क्या होती है, ऐसे ऐसे करके गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलती है हमें। इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई के बीच में और जब यहाँ पे ऑक्सीजन या फिर मैं बोलूँ गैसेस का एक्सचेंज होता है उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो वो टर्म वहाँ पे दिया, अगर हमसे ये पूछे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसे बोलते हैं तो आएगा गैस एक्सचेंज बिटवीन द एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई के बीच में जब गैस एक्सचेंज होता है तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन बाय टिश्यूज, जब ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होगा टिश्यू के द्वारा उसे हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन, अगर हमसे सेलुलर रेस्पिरेशन पूछे तो हम उसका बता देंगे। और जो सी ऑप्शन दिया मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, इसे ही हम बोलते हैं क्या, वेंटिलेशन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि वेंटिलेशन का मीनिंग क्या होता है कि मूवमेंट होना एयर का अंदर और बाहर, कहाँ पे, लंग्स में, उससे हम क्या बोलेंगे, वेंटिलेशन। और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज इन द ब्लड, ये तो हो जाता है ब्लड के द्वारा, ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्ट होता है और CO2 का भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का कि वेंटिलेशन किसे बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच लंग वॉल्यूम। देखो जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे ना तो इसमें आपको 2 चीज़ें, एक तो वॉल्यूम दिया हुआ है, एक कैपेसिटी दी हुई है। वॉल्यूम जैसे टाइडल वॉल्यूम आ गया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गया। इन वॉल्यूम को मिला के कैपेसिटी किसे बोलते हैं, जब 2 या मोर देन वॉल्यूम जब ऐड हो जाती है ना, 2 और मोर देन वॉल्यूम जब ऐड हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटी बोलते हैं। तो अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, विच लंग वॉल्यूम, इसमें हमसे क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछे ना कि कैपेसिटी। विच लंग वॉल्यूम रिप्रेजेंट अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड आफ्टर ए मैक्सिमम इनहेलेशन। अब ये ना वहाँ पे पूरी डेफिनेशन दी हुई है हमें कि टाइडल वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या होती है कि एक नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम में हम जितनी भी एयर अंदर लेते हैं या बाहर छोड़ते हैं उसका वॉल्यूम जो होता है वो होता है टाइडल वॉल्यूम, और ये होता है 500 ml। तो इन सब की हमें क्या दी है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी IRV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी ERV, इनकी शॉर्ट फॉर्म होगी। और फिर बाद में क्या आ गया, वाइटल कैपेसिटी से बोलते हैं VC। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा कि विच लंग वॉल्यूम रिप्रेजेंट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड आफ्टर ए मैक्सिमम इनहेलेशन। तो इस क्वेश्चन का मतलब समझ के देखो कि क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, वाइटल कैपेसिटी होगा। कि देखो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड, कितनी एक्सहेल्ड कर सकते हैं आफ्टर ए मैक्सिमम इनहेलेशन, कि इनहेलेशन के बाद मैक्सिमम इनहेलेशन क्या होता है, IRV होता है। कि टाइडल वॉल्यूम को जो हम नॉर्मल लेने हैं, और मैक्सिमम इनहेलेशन क्या होता है कि जो हम फोर्सफुल लेते हैं। तो देखो नॉर्मल ब्रीथ करके देखो तो हमने नॉर्मल कुछ एयर अंदर ली, फिर हमने फोर्सफुली और अंदर एयर ले ली, तो उसे हम बोलते हैं IRV। ठीक है, तो मैक्सिमम इनहेलेशन मतलब उस बंदे ने IRV कर लिया, तो उसने IRV अंदर लिया तो वो IRV बाहर निकालेगा, साथ में वो क्या बाहर निकालेगा, टाइडल वॉल्यूम भी बाहर निकालेगा, जो एक नॉर्मल रेस्पिरेशन के द्वारा हम निकालते हैं। और उसके बाद में क्या आएगा, वो ERV भी तो बाहर निकाल सकता है ना, जो हम फोर्सफुली निकाल सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट पूछा हमसे। अगर मैक्सिमम नहीं बोलता तो हम IRV प्लस TV पे चले जाते हैं, बट इसने मैक्सिमम पूछा तो वो ERV भी बाहर निकालेगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, वाइटल कैपेसिटी, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द टर्म ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर ए मैक्सिमम इनहेलेशन। कि क्या होता है कि जब हम मैक्सिमम इनहेलेशन कर लेते हैं तो उसके बाद में भी हमारी बॉडी में क्या कुछ एयर बच जाती है, उसे हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, RV। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, RV, जिसका जो अमाउंट होता है वो होता है 1100 से 1200 ml। और ये क्यों होता है, क्योंकि इसके कारण क्या होता है कि जो हमारे लंग्स है ना, हम पूरी एयर बाहर निकालते तो भी कोलैप्स नहीं करते, लंग्स कोलैप्स नहीं करेंगे। अगर हमने पूरी एयर बाहर निकाल दी, हमारे लंग्स में कोई भी एयर नहीं है, तो हमारे लंग्स क्या कर सकते हैं, कोलैप्स कर सकते हैं। बट रेजिडुअल वॉल्यूम RV की वजह से, जिसका अमाउंट होता है 1100 से 1200 ml, इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे लंग्स है ना वो कोलैप्स नहीं करते हैं। ये आपको लग रहा हो कि मैम समझ में नहीं आ रहा, ये टॉपिक आपको खुद से पहले पढ़ना पड़ेगा, जो IRV है, ERV है, क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन, उनको समझोगे तब जाके आपसे ये क्वेश्चन बनेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। इन वॉल्यूम से और कैपेसिटी से क्वेश्चन पक्का ही आता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज पार्ट ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। देखो हमसे क्या पूछे, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पूछा है। तो देखो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता क्या है, सबसे पहले
देखो हम देखते हैं एयर कैसे जाती है। हमने पहले फूड वाला चैप्टर देखा था, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हमने देखा था फूड कैसे जाता है। पहले हमारे माउथ में आएगा, फिर बक्कल कैविटी में, फिर फेरिंग्स में, फिर इसोफेगस में, जैसे हमने बोला था फूड पाइप, फिर स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के भी आगे पार्ट थे। देन एनस के थ्रू क्या हो जाएगा हमारी बॉडी से बाहर। वैसे हम देखते हैं एयर कैसे हमारी बॉडी के अंदर जाती है। देखो सबसे पहले हमने क्या हुआ, नोज़ के थ्रू क्या ली हमने, एयर अंदर ली, ठीक है। नोज से वो जाएगी नेजल कैविटी में, हमारा नेजल चैम्बर बोलते हैं, नेजल कैविटी बोलते हो, नेजल चैम्बर बोल देते हैं। नेजल चैम्बर के बाद में जाएगी वो ट्रेकिया में। यहाँ पे पहले फेरिंग्स लिख लो, क्योंकि फेरिंग्स कॉमन पाथ होता है ना, अभी हमने देखा था फूड का एंड ईयर का। तो नेजल चैम्बर से फेरिंग्स में, फेरिंग्स से ट्रेकिया में, ट्रेकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं। जैसे इसोफेगस को फूड पाइप बोला था, इसे हम विंड पाइप भी बोलते हैं। फिर ट्रेकिया आगे दो पार्ट में डिवाइड कर जाता है, जिसे हम बोलेंगे ब्रोंकस, जिसे हम क्या बोल देंगे, ब्रोंकस। ये ब्रोंकस भी कई टाइप के हो सकते हैं, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शरी ब्रोंकस। फिर ब्रोंकस आगे किस में डिवाइड कर जाएगा, ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स में। देन ब्रोंक्यूल्स आगे किस में जाएंगे, एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई में। तो ये ऊपर से नीचे का जैसे देखो, अगर मैं बना के दिखाऊँ आपको, मान लो ये कोई मैंने इंसान की फ़ोटो बनाई है। अब फ़ोटो इतनी ज़्यादा अच्छी मुझे बनानी आती नहीं है, लेकिन फिर ट्राई करते हैं। ये इसकी बॉडी हो गई, ठीक है। यहाँ पे उसके कहीं ना कहीं लंग्स होंगे, तो समझते हैं एक बार कैसे होगा। तो ये मान लो इसकी नोज़ है, नोज़ से एयर अंदर गई, ठीक है। फिर अंदर क्या होगा, नेज़ल कैविटी होगी, ये नेज़ल कैविटी होगी। फिर नेज़ल कैविटी के बाद में क्या, कॉमन चैम्बर आएगा, जिस यहाँ से फूड आएगा, यहाँ से अंदर से फूड आ जाएगा और यहाँ से एयर आ जाएगी, तो ये कॉमन चैम्बर बन जाएगा, जिसे हम बोल देंगे फेरिंग्स। फिर यहाँ से क्या हो जाएगी, विंड पाइप स्टार्ट हो जाएगी, जिसे हम बोल देंगे ट्रेकिया। फिर ट्रेकिया जो आगे जाके लंग्स में क्या होगा, टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ये जो ट्रेकिया लंग्स में जाके आगे टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगी ऐसे, जिसे हम बोल देंगे ब्रोंकस। ब्रोंकस बोल दो या ब्रोंकाई बोल दो। फिर ये ब्रोंकाई आगे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी दोनों लंग्स में ऐसे, जिसे हम बोल देंगे प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर ऐसे की टर्शरी ब्रोंकाई। फिर आगे ये ब्रोंक्यूल्स बन जाएंगे और लास्ट में क्या आ जाएगी, यहाँ पे एल्वियोलाई आ जाएगी। डायग्राम थोड़ा अच्छे से बना नहीं, बट ये एनसीईआरटी में डायग्राम जो आप देखना, तो ये होता है इसका ऊपर से नीचे, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये क्या हो गया, अपर टू डाउन, अपर टू डाउन क्या हो गया, इसके एयर का हम बोल सकते हैं एक सिक्वेंस हो गया। तो इससे हमसे पूछे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या आता है, जैसे ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंक्यूल्स हो गया, एल्वियोलाई हो गया, ये क्या होते हैं, ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आते हैं। और नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ये किस में आते हैं, ये हम बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आएंगे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर, ब्रोंक्यूल्स। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइमरी साइट ऑफ गैस एक्सचेंज इन द लंग्स इज द, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत बार पूछा जाता है कि लंग्स में प्राइमरी साइट की है गैस एक्सचेंज की, तो वो होता है एल्वियोलाई। अभी मैंने आपको बताया कि लास्ट में जाके एल्वियोलाई जो है, कैसे मान लो गुब्बारे के जैसी स्ट्रक्चर होती है, बैलून लाइक, उसमें क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। फिर यहाँ पे क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड में यहाँ से क्या होता है, गैस चली जाती है और बाद में आगे जाके किसको देती है, वो टिश्यू को देती है। तो जो एक्सचेंज होता है लंग्स के अंदर, एक्सचेंज होता है गैस का, वो किसके अंदर होता है, एल्वियोलाई में। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which condition is characterized by the destruction of alveolar walls leading to decreased surface area of gas exchange? इसमें ने क्या लास्ट में कुछ डिजीज दी हुई है, हर चैप्टर के लास्ट में फिजियोलॉजी में डिजीज दी, उसमें से क्वेश्चन है, देखो क्या है डिजीज दी। इसमें फर्स्ट डिजीज क्या दी हुई है, इसमें हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि जिसमें कहता है कि जो सरफेस एरिया होता है वो कम हो जाता है। तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लूँ। इस क्वेश्चन का आंसर है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में क्या होता है कि जो हमारी एल्वियोलाई होती है, एल्वियोलाई की जो वॉल होती है वो क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। और होता किसकी वजह से, स्मोकिंग की वजह से। जो स्मोकिंग सिगरेट वगैरह पीते हैं ना, स्मोकिंग करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि जो लंग्स में एल्वियोलाई होती है उनकी वॉल क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। और मैंने बताया था एल्वियोलाई ही मेन साइट है किसके लिए, गैस एक्सचेंज के लिए। तो अगर एल्वियोलाई ही मतलब डिक्रीज हो जाएगी तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, गैस एक्सचेंज के लिए वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए पूछे डिक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, तो उसका आंसर क्या जाएगा, एम्फाइसीमा। इस डिजीज में ऐसा होता है और इसका जो इलाज है वो है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। ये दवाई बहुत बार पूछी जाती है कि अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन किस बीमारी के, हम बोल सकते हैं कि किस डिजीज में काम में आती है, तो वो आएगा एम्फाइसीमा, ऑप्शन नंबर सी। एक इसमें दी अस्थमा, एक दो डिजीज और थी उनको भी देख लो। अस्थमा में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकियोल, ब्रोंकस एंड ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकस एंड ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स। जो इन्फ्लामेशन हो जाता है किसमें, ब्रोंकस एंड ब्रोंक्यूल्स में। एक आपको दिया है ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस,
ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाता है एंड जलन होती है। किसमें? इन्फ्लामेशन होती है किसमें? ब्रोंकाई में। जो ब्रोंकस होते हैं उनमें क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो जाती है और इसमें क्या होता है? कफिंग होती है, लगातार खांसी आती है, कफिंग होती है इसमें। ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो रही है पर जो मैं बोल रही हूँ समझो। अस्थमा में इन्फ्लामेशन होता है किसमें? ब्रोंकियोल्स एंड ब्रोंक्यूल्स में। ये किसमें होता है? एलर्जी के कारण होता है। अस्थमा जो होता है वो एलर्जी के कारण होता है। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्रोंकस में, और इसमें क्या होता है? कफिंग भी होता है। और एक हमने देख लिया एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में क्या होता है कि जो एल्वेलाई की वॉल होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसको इलाज है उसके लिए अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, और ये बहुत बार पूछा जाता है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन किसके डिजीज में काम आती है, कौन सी डिजीज में? तो उसका आंसर जाएगा एम्फाइसीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स द रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग? अभी हमने देखा था कि कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो रेगुलेट करेगा ब्रीथिंग को? सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था मेडुला ऑब्लांगेटा। इसमें क्या होता है? रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, रेस्पिरेटरी रिथम सेंटर होता है। ये नाम भी पूछ लेते हैं कौन सा सेंटर होता है? रेस्पिरेटरी रिथम सेंटर, जो क्या करता है कि जो ब्रीथिंग की जो रेट होती है उसे क्या करता है? कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेजोरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड एज। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे होगा। तो हम पूरा देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे होता है। देखो पूरा हम देख लेते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। टॉपिक डालते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। देखो 2-3 तरह से ट्रांसपोर्ट होती है CO2 ब्लड में। सबसे ज़्यादा जो इसका ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में। बाइकार्बोनेट आयन्स की फॉर्म में इसका 70% जो ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि 70% जो CO2 है वो किसके फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है? बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। उसके बाद में आ जाएगा रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के थ्रू जो होती है वो होती है 20 to 25%। रेड ब्लड सेल से कितनी होती है? 20 to 25%। देन आ जाएगा प्लाज्मा, क्योंकि ब्लड में प्लाज्मा भी होता है, ब्लड में सेल्स भी होते हैं। तो रेड ब्लड सेल से तो 20 to 25%। एंड देन आएगा प्लाज्मा में होता है 7%। तो ये तीनों बातें हमें ध्यान रखनी है। अगर सबसे कम पूछ ले तो उसका आंसर आएगा प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा में 70% हो रहा है। ओनली 7% CO2 किसके थ्रू जा रही है? प्लाज्मा के। सबसे ज़्यादा पूछ लेता है बाइकार्बोनेट आयन, जिसके थ्रू कितना हो रहा है? 70% हो रहा है। और अगर हमसे स्पेसिफिक पूछ ले कि RBC से कितना हो रहा है तो 20 to 25% हो रहा है। ये सारा डाटा NCERT में दिया हुआ है, ऐसे नहीं अपने मन से बता रही हूँ। कुछ NCERT में सारा दिया हुआ है कि प्लाज्मा में घुल के कितनी जाएगी? 7% जाएगी। मैक्सिमम जो ट्रांसपोर्टेशन होगा CO2 का वो बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में होगा, अराउंड 70%। और RBC के साथ में जो ऐड होके, मतलब RBC के साथ में लग के जो हम बोल सकते हैं कि ये CO2 जाएगी, वो कितनी जाएगी? 20 to 25%। तो हमारा क्वेश्चन क्या था वो देखिए हम। द मेजोरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड एज। मेजोरिटी पूछा है ना, कहाँ गया मेजोरिटी? तो मेजोरिटी मतलब मैक्सिमम, और मैक्सिमम 70% किसके थ्रू था? बाइकार्बोनेट आयन। तो ऑप्शन नंबर सी। डिजोल्व CO2 इन प्लाज्मा में तो खुल के 7% ही जा रही थी, सबसे कम था। ठीक है, और कार्बेमिन, हीमोग्लोबिन और कार्बोनिक एसिड तो सबसे ज़्यादा किसके फॉर्म में जाता है? बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में। कितना? 70%। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइमरी मसल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक इंस्पायरेशन इन द। कि सबसे पहले इंस्पायरेशन में कौन सी मसल हेल्प करेगी? देखो जब इंस्पायरेशन होता है तो क्या होता है, हम इसको नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। इंस्पायरेशन में क्या होता है? इंस्पायरेशन सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि ये एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस है मतलब ATP यूज होगा इसमें। देखो हमें 2 टाइप की मसल ध्यान रखनी है। एक तो ध्यान रखना एक्सटर्नल, ध्यान रखना एक्सटर्नल बोला मैंने, इंटरनल नहीं बोला। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये मसल कहाँ होती है? हमारे रिब्स के अंदर होती है। और एक हमें ध्यान रखना है डायफ्राम। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम, 2 टाइप की मसल हमें ध्यान रखनी है। डायफ्राम ये दोनों क्या कॉन्ट्रैक्ट होगी, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा? जो लंग होगा उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। लंग्स का वॉल्यूम देते हैं यहाँ पे, क्या होगा? बढ़ेगा। जिससे क्या है कि जो एयर है ना वो हमारी लंग्स के अंदर आएगी, इन्वायरमेंट से एयर के अंदर आएगी। तो ये कहता है इंस्पायरेशन होता है। इंस्पायरेशन के बारे में 2-3 बात ध्यान रखनी है कि एक एक्टिव होता है प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस है मतलब ATP यूज होगी। 2 टाइप की मसल याद रखनी है, एक तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और एक डायफ्राम। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती है रिब्स में होती है।
ठीक है, और एक हमें डायफ्राम में याद रखना है। और इसमें क्या होगा, डायफ्राम में और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा और एयर अंदर आएगी। इसमें सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो डायफ्राम में होता है। दोनों में सबसे पहले पूछे तो किसमें होगा, डायफ्राम में। अगर इन दोनों में भी सबसे पहले पूछे तो किसमें आएगा, डायफ्राम में। तो उसमें सबसे पहले मैं ये पूछे कि क्वाइट इंस्पायरेशन इज द, सबसे पहले प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, डायफ्राम होगा। और उसके बाद में क्या आएगी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और डायफ्राम में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से क्या होगी, एयर अंदर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ड्यूरिंग स्वॉल्विंग। ये इस टाइप का क्वेश्चन हमने ना डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था। देखो क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ये मान लो ह्यूमन है, ठीक है। ये तो होगी उसकी बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी मान लो अंदर वन साइड। और ये यहाँ पे हो गया इसका नोज़ हो गया, तो ये नोज़ मान लो, ठीक है। तो ये दोनों में क्या होता है कि बक्कल कैविटी और नोज़ का क्या होता है कि फेरिंग्स वाला जो एरिया होता है वो कॉमन होता है। फिर उसके बाद में ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ये देखो यहाँ से, ये आगे की जो पाइप होती है इसे तो बोलते हैं विंड पाइप, विंड पाइप। और पीछे की जो पाइप होती है उसे बोलते हैं फूड पाइप। अब ये एरिया कौन सा है, फेरिंग्स का है, जो कॉमन पाथ है किसका, एयर का एंड फूड का। तो यहाँ से एयर भी अंदर आ रही है और यहाँ से फूड भी अंदर आ रहा है। तो फूड को तो जाना है यहाँ और एयर को जाना है यहाँ। तो यहाँ पे क्या लगा होता है, विंड पाइप के ऊपर यहाँ पे क्या लगा होता है, एक ढक्कन सा लगा होता है जो उसे बंद कर देता है, जिसे बोलते हैं एपिग्लोटिस। यहाँ पे लिख देती हूँ एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस। कि जब फूड आता है तो ये क्या होता है, यहाँ से ढक्कन बंद हो जाता है, जिससे कि जो फूड है वो विंड पाइप में एंटर ना करे। तो इसको कौन हेल्प करता है, इसको यहाँ पे हेल्प करता है ये ढक्कन। देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा, अगर मैं इसको सही बताऊँ, तो ये सिर्फ यहाँ से इसे क्लोज करेगा यहाँ से। तो ये फूड जो है वो फूड पाइप में चला जाएगा और विंड पाइप पे हो जाएगी, यहाँ से बंद हो जाएगी। तो ये क्या होता है, एपिग्लोटिस होता है। तो ऑप्शन देखो, विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ड्यूरिंग स्वॉल्विंग, तो एपिग्लोटिस। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइमरी केमिकल स्टिमुलेस फ्रॉम ब्रीथिंग इज। अभी मैंने देखा था कि जो कीमोसेंसिटिव एरिया होता है वो क्या करता है, CO2 के लिए और H+ आयन की कंसंट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑक्सीजन का उसे कोई मतलब नहीं है, ऑक्सीजन ब्लड में ज़्यादा हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर CO2 ब्लड में ज़्यादा हो गया तो वो क्या करेगा, हमें क्या करेगा, हमें सिग्नल देगा कि जल्दी जल्दी से ब्रीथ करो कि CO2 ज़्यादा हो, इसे बाहर निकालो। तो सबसे पहले स्टिमुलेशन किससे मिलता है, CO2 की कंसंट्रेशन से मिलता है। तो हाई कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, क्योंकि अगर बॉडी में CO2 ज़्यादा हो तो ये हमारे लिए क्या था, हार्मफुल होता है। तो इसे हम क्या करते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी जो स्टिमुलेशन किससे मिलेगा, हाई कार्बन डाइऑक्साइड लेवल से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म एपनिया रेफर्स टू। देखो मैंने आपको बताया था ना, हाइपो का मतलब तो क्या होता है, कम होता है। हाइपर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा होता है। और ए किसी के आगे लग जाए तो उसका मतलब होता है एब्सेंस, मतलब उस चीज़ की क्या है, एब्सेंट है वो। तो एपनिया लग गया ना, ए वर्ड आ गया, तो ए वर्ड का मतलब क्या होगा, कम होगा। तो एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग, एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग को क्या बोलते हैं, एपनिया बोलते हैं। ये टर्म्स हमें ध्यान रखनी है। वेंटिलेशन हो गया, हाइपोक्सिया हो गया, एपनिया हो गई, 2-3 टर्म्स हमने देख ली ना। तो एपनिया का मतलब होता है कि जहाँ पे एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच लंग्स हैज़ 3 लोब्स, कि कौन से लंग के 3 लोब्स हैं। देखो देखो तो ये क्वेश्चन देखते हैं कि किस में 3 लोब होते हैं। देखो हमारे पास 2 लंग होते हैं ना, मतलब 1 पेयर में लंग होते हैं। तो ये मान लो मैंने 2 लंग बनाई है, ठीक है। ये तो हो गया लेफ्ट लंग और ये हो गया राइट लंग। तो इनकी मार्किंग कर देते हैं। ये हो गया लेफ्ट लंग, लेफ्ट लंग, और ये हो गया राइट लंग, ठीक है। तो जो राइट लंग होता है उसमें होते 3 लोब ऐसे करके। ये तो होगी अपर लोब, ये मिडिल लोब, और ये लोअर लोब। और जो लेफ्ट लंग होता है इसके सिर्फ 2 ही लोब होती है, एक तो होती है अपर लोब और एक होती है लोअर लोब। इसमें मिडिल लोब नहीं होती। तो 3 लोब किस में होगी, राइट वाले लंग में। मैं नाम भी बता दिए कौन कौन से है। तो पूछा विच लंग हैज़ द 3 लोब्स, तो 3 लोब कौन से लंग में है, राइट लंग में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाए, राइट। और लेफ्ट लंग में कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्लैप दैट प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रेकिया इज द। ये वैसे ही क्वेश्चन है जो थोड़ी देर पहले देखा था। ट्रेकिया बोल दो चाहे विंड पाइप बोल दो, विंड पाइप को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रेकिया बोलते हैं। और कौन सा फ्लैप है जो प्रिवेंट करता है, वो है एपिग्लोटिस।
एपिग्लोटिस क्या करता है, फूड को विंड पाइप में एंटर करने से रोकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंटेन्स द वोकल कॉर्ड। देखो वोकल कॉर्ड कौन से रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट में होंगे, तो वो होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स को मैंने क्या बोला था, वॉइस बॉक्स। और वॉइस बॉक्स में क्या होता है, वोकल कॉर्ड होता है, जिसकी वजह से क्या जनरेट होती है, वॉइस। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फेरिंग्स को हमने क्या बोला था, कॉमन पाथ बोला था। कॉमन पाथ किसके लिए, फूड एंड एयर के लिए। ट्रेकिया क्या है, विंड पाइप है। ठीक है, तो अगर वोकल कॉर्ड पूछ ले कौन से वाले पार्ट में होंगे, तो वो होंगे लैरिंग्स वाले पार्ट में, जिससे क्या होगी, वॉइस जनरेट होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एंड ब्लड टिश्यू, सॉरी ब्लड एंड बॉडी टिश्यू स्टोमेट। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, एक तो होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इसमें कहाँ एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज होता है गैसेज का एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई में। ठीक है, जब बॉडी एंड ब्लड के बीच में गैसेज का एक्सचेंज होगा उसे हम बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। तो ऑप्शन नंबर बी क्या वो राइट आंसर होगा। और कब मैं देखा था सेलुलर रेस्पिरेशन, जब क्या करेगी, जो टिश्यू है, टिश्यू जो ऑक्सीजन का यूटिलाइज करेंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन जब किस में होगा, टिश्यू में होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये टर्म्स बहुत आते एग्जाम में, हमें ध्यान रखना है कि सेलुलर रेस्पिरेशन जब ऑक्सीजन यूज़ करेंगे टिश्यू, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जब एल्वियोलाई में गैसेज का एक्सचेंज होगा, इंटरनल रेस्पिरेशन की जब ब्लड और बॉडी के अंदर क्या होगा, एक्सचेंज होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, व्हाट इज नोन एज द वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स किसे बोला था हमने, लैरिंग्स को बोला था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और वॉइस लैरिंग्स में क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड होते हैं। क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड, जिसकी वजह से क्या जनरेट होती है, वॉइस। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन मूविंग फ्रॉम एल्वियोलाई इनटू द ब्लड इज कॉल्ड। अब देखो इसमें फिर से हमसे वैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि वो प्रोसेस क्या है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलाई से क्या हो रही है, कहाँ जा रही है, हमारे ब्लड के पास में जा रही है। तो इसे हम क्या बोलेंगे कि जब एल्वियोलाई से ब्लड में ऑक्सीजन जा रही है तो उसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल होता है ब्लड एंड टिश्यू, बट यहाँ पे हमें क्या दिया है, ब्लड एंड एल्वियोलाई दिया ना, तो ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होगा। सेलुलर मैंने बताया था जब ऑक्सीजन यूज़ होगी कहाँ, टिश्यू में। ये ओनली कहाँ होगा, टिश्यू में जब ऑक्सीजन यूज़ होगी उसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन। वेंटिलेशन क्या होता है कि जब लंग्स में क्या होगा, ऑक्सीजन मतलब गैसेज बोल दो, आउट होगी और इन होगी, आउट एंड इन होगी, उसे हम बोलेंगे वेंटिलेशन। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच गैस हैज़ द हाइएस्ट एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन। देखो हीमोग्लोबिन के साथ अगर एफिनिटी का ऑर्डर देखें ना, तो सबसे पहले आएगा CO, फिर आएगा ऑक्सीजन और फिर आएगा CO2। इसकी जो एफिनिटी होती है ना, ऑक्सीजन से 200 टाइम ज़्यादा होती है, 200 टाइम ज़्यादा। मतलब कि अगर ऑक्सीजन है और CO2 है तो CO ही पहले जुड़ेगा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आप ऑर्डर ध्यान रखना, सबसे पहले CO, फिर ऑक्सीजन और फिर CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का कंपोनेंट कौन सा नहीं है। देखो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती कैसे, मैंने आपको बताया था, ये एल्वियोलाई होगी और ये होगी ब्लड वेसल। तो एल्वियोलाई की यहाँ पे मेम्ब्रेन आएगी, यहाँ पे मेम्ब्रेन आएगी एल्वियोलाई की, फिर उसके बाद में यहाँ पे किसकी मेम्ब्रेन आएगी, यहाँ पे आएगी ब्लड वेसल की मेम्ब्रेन। ठीक है, और उनके बीच में भी कुछ फ्लूइड सा भरा होता है यहाँ पे ऐसे करके। अब उनको नाम देते हैं, देखो जैसे देखो इसको बोल दिया एल्वियोलाई एपिथेलियम, फिर ये हो जाएगी बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये हो जाएगी कैपिलरी एंडोथेलियम। ये तीनों मिला के क्या बनाती है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनाती है। इन तीनों को कंबाइन करके हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बोलेंगे। और जिसकी जो हम बोल सकते हैं जो विड्थ होती है ना, वो 1 मिलीमीटर से भी कम होती है, तब भी तो जाके क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। तो देखो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एल्वियोलर एपिथेलियम यस, कैपिलरी एंडोथेलियम यस, बेसमेंट मेम्ब्रेन यस, बट स्मूथ मसल के लिए कहीं पे भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा राइट आंसर, क्योंकि इसमें से पूछे नोट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज। रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या है, डाइजेशन। तो ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन होगा, सिस्टम का
सर्कुलेशन ये सर्कुलेटरी सिस्टम का, गैस एक्सचेंज, यस गैस एक्सचेंज किसका फंक्शन होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, और एक्सक्रीशन किसका आ जाएगा, एक्सक्रेटरी सिस्टम का। जो हमने आगे चैप्टर होगा ना वो यही होगा, एक्सक्रेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एट्रियल ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली। एट्रियम में जो ब्लड होगा, पहले तो ये देखो ये कैसा होगा, प्योर ब्लड होगा। प्योर ब्लड होगा तो मतलब इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगी। तो इसमें हमसे क्या पूछा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर पूछा है। अगर आप देखोगे एनसीईआरटी में तो कैसे करके टेबल बनाई हुई है, ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन का, CO2 का, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में कितना है, एल्वियोलाई में कितना है, इन्वायरमेंट में कितना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है, डीऑक्सीजन, वो सब दिए हुए हैं। तो एट्रिया में पूछा तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और इसमें अप्रोक्सीमेट 95 mmHg दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो 95 mmHg के अकॉर्डिंग आ जाएगा डी, ऑप्शन नंबर 100 mmHg। एनसीईआरटी में 95 दिया हुआ है, तो उसके अप्रोक्सीमेटली लगा दिया ना क्वेश्चन में, तो 100 मार्क रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंडीशन इन्वॉल्व्स अ फ्लूइड एक्युमुलेशन इन द एल्वियोलाई। कि फ्लूइड एक्युमुलेशन किस में होता है एल्वियोलाई में। अस्थमा में तो हमने क्या देखा था, इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फ्लामेशन होता है किस में, ब्रोंकाई में और ब्रोंकियोल्स में। एम्फाइसीमा में क्या होता है कि जो एल्वियोलाई की वॉल होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। प्लूरल एडिमा में क्या होता है कि फ्लूइड भर जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और ब्रोंकाइटिस में भी हमने देखा था इन्फ्लामेशन होती है और कफिंग भी आती है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म हाइपर कैपनिया रेफर्स टू। अब सबसे पहले तो देखो हाइपर लग गया ना, तो इसका मतलब ज़्यादा होगा, तो लो वाली तो ऑप्शन ही काट दो, कट गए। और हाइपर कैपनिया का मतलब होता है हाई कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन ब्लड, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऐसे ही हमने देखा था एक हाइपोक्सिया, उसका मतलब क्या था, जो ऑक्सीजन है वो कम हो गई, क्योंकि हाइपो का मतलब कम होता है और ऑक्सीजन कम हो गई। एक हमने देखा एपनिया, उसमें क्या था कि एब्सेंस हो गया किसका, ब्रीथिंग का। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट ए पार्ट ऑफ कंडक्टिंग जोन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसको हमें दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन। देखो एक तो होता है कंडक्टिंग जोन, एक आ जाएगा रेस्पिरेटरी जोन, एक आ जाएगा रेस्पिरेटरी जोन। ठीक है, तो जो कंडक्टिंग जोन होगा उसमें हमें स्टार्टिंग से लेना है, जैसे हमारी जो नेजल कैविटी आएगी वो आएगी, नेजल कैविटी के बाद में फेरिंग्स, देन ट्रेकिया, देन ब्रोंकाई, ब्रोंकस लिखो पहले, ब्रोंकस एंड देन ब्रोंकियोल। और ब्रोंकियोल के बाद में क्या बच गया था, एल्वियोलाई, वो रेस्पिरेटरी जोन का पार्ट होगा। एल्वियोलाई किसका पार्ट होगा, रेस्पिरेटरी जोन का। और बाकी सारे जो ऊपर वाले पार्ट है वो किस होंगे, कंडक्टिंग जोन के। तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट ए पार्ट ऑफ, नोट पूछे ना, कंडक्टिंग जोन का पार्ट नहीं है। ट्रेकिया यस, ब्रोंकाई यस, ब्रोंकियोल्स यस, बट एल्वियोलाई ये कौन से जोन का पार्ट है, रेस्पिरेटरी जोन, रेस्पिरेटरी जोन। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ प्लूरा। प्लूरा का फंक्शन अभी देखा था, गैस एक्सचेंज, तो किसका फंक्शन है, एल्वियोलाई का। एल्वियोलाई में गैस एक्सचेंज, प्रोड्यूसिंग ऑफ सर्फेक्टेंट, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन बिटवीन लंग एंड चेस्ट वॉल। यस, ये क्या करता है, प्लूरा जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, जो रिडक्शन करती है किसका, फ्रिक्शन के बीच में। और ये क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है लंग्स का, क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। तो ऑप्शन नंबर फिल्टरिंग इंस्पायर्ड, फिल्टर करने का काम नेज किस, हमारे नेज में जो हेयर होते हैं ना, नोज में हेयर, उनका होता है फिल्टर करने का काम। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या दिया हुआ है, विच स्ट्रक्चर डिवाइडेड इनटू द लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में कौन सी स्ट्रक्चर डिवाइड हुई थी, देखो तो मैंने ये लंग्स बनाए थे, यहाँ से कौन एंटर किया था, ट्रेकिया, ट्रेकिया यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो गई थी, डिवाइड हो गई थी। तो ये क्या है, प्राइमरी ब्रोंकाई। तो कौन डिवाइड होता है, ट्रेकिया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर ये देखो अगर मैं इसको अच्छे से बनाऊँ, दोनों लंग्स बना के, ये मान लो दोनों लंग्स है, यहाँ पे ट्रेकिया आई, ये प्राइमरी ब्रोंकाई में टूट गई, फिर ये दोनों आगे सेकेंडरी ब्रोंकाई में, फिर ये आगे टर्शरी ब्रोंकाई में, ऐसे करके, फिर ये आगे ब्रोंकियोल्स में, ऐसे करके क्या होती है, टूट सी जाती हैं। तो कौन सी स्ट्रक्चर टूटी थी, ट्रेकिया। लाइनिंग क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है, वॉइस बॉक्स।
तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर का। आई होप आपको ये आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।